अक्टूबर 1950 में कोरिया जंग को शुरू हुए 4 महीने बीते ही थे। अमेरिकी एयरफोर्स के B-29 और B-51 विमान नॉर्थ कोरिया में तबाही मचा रहे थे। अमेरिकी सेना नॉर्थ कोरिया की सेना को पीछे धकेलते हुए यालू नदी के किनारे पहुंच गई थी। यहाँ एक तरह से अमेरिकी सेना की चीन बॉर्डर पर दस्तक थी। इसके बाद शुरू हुई इस जंग की असली कहानी, जब चीन के सबसे बड़े नेता माओ सेतुंग के इशारे पर 2 लाख से ज्यादा चीनी सैनिक एक साथ एक ही मोर्चे पर जंग में कूद जाते हैं। इसके बाद जंग की पूरी तस्वीर ही बदल गई और अमेरिका को भागना पड़ा। लेकिन आज का दौर दूसरा है, जहां चीन और अमेरिका दुनिया की 2 महान शक्ति के रूप में उभर रही हैं और दोनों के पास एक से बढ़कर एक मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं। पिछले कई सालों से दोनों के रिश्ते काफी खराब देखे गए हैं और बात तो यहाँ तक आ गई थी कि इनके बीच वॉर की सिचुएशन भी पैदा हो चुकी है। लेकिन क्या होगा अगर इन दोनों के बीच सच में एक जंग होती है? कौन कितना पावरफुल है और क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे इस वॉर में ये देश, चलिए जानते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई मेजर चेंजेस देखने को मिले, जिसमें चाइना का राइज और यूएसए चाइना के बीच बढ़ती राइवलरी एक ऐतिहासिक घटना है। पिछली सदी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग 4 दशकों तक चला यूएस सोवियत कोल्ड वॉर 1990 में खत्म हुआ, जिसके बाद अमेरिका सुपर पावर की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अनडिस्प्यूटेड किंग बन के उभरा, जिसका डोमिनेंस आज तक जारी है। लेकिन अब इस डोमिनेंस को चाइना कहीं ना कहीं चैलेंज करने लगा है। रैपिड इकोनॉमिक राइज के चलते आज चाइना $18 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी वजह से ही उसका ग्रेट पावर बन के उभरना संभव हो पाया। कई सालों तक शांति से अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फोकस करने वाला चाइना, जो भुखमरी और गरीबी झेल रहा था, वो आज इंटरनेशनली भी खुद को बहुत आगे ले जा चुका है। ये वजह है कि साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन और अफ्रीका तक हम चाइनीज एक्सपेंशन की खबरें सुनते आ रहे हैं। यूएस के साथ ट्रेड वॉर, ऑस्ट्रेलिया को मिसाइल अटैक्स की धमकी देना या फिर इंडिया के अगेंस्ट डोकलाम और गलवान में डायरेक्ट कन्फर्मेशन, ये सब चाइना के राइजिंग पावर के ही आउटकम्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कई स्कॉलर्स तो ये तक क्लेम करते हैं कि शायद अब न्यू कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें यूएसए के अगेंस्ट आज चाइना खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के आर्मी के नंबर्स की। किसी भी देश की ताकत का असली राज होता है पैसा, और वो भी ढेर सारा। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, वो अपनी सेना पर अधिक पैसा खर्च कर सकता है। इससे एक देश नई तकनीक विकसित कर सकता है और दूसरे देशों को पीछे छोड़ सकता है। अगर 2022 का डेटा देखें तो अमेरिका की जीडीपी $25 ट्रिलियन है और चीन की जीडीपी $18 ट्रिलियन है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अमेरिका एक साल में $876 खर्च करता है अपनी सेना पर। इसका मतलब ये है कि दुनिया का 40% सैन्य खर्च केवल एक ही देश द्वारा किया जाता है। इसलिए दुनिया भर में अमेरिका के मिलिट्री अलग अलग देश में देखने को मिल जाती है, जबकि चीन एक साल में $291 बिलियन खर्च करता है। यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी 1.4 गुना बड़ी है चीन से, और उनका रक्षा बजट लगभग चीन से 3 गुना बड़ा है। लेकिन ये चीन का ऑफिशियल बजट है और असल बजट इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर हम केवल खर्च करने की क्षमता की बात करें तो अमेरिका चीन से बहुत आगे है। लेकिन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी विश्व की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 20 लाख एक्टिव मेंबर्स हैं। वहीं अमेरिका में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, कुल मिलाकर 13 लाख सैनिक हैं। यानी कि चीन का झुकाव यहाँ ज्यादा है। अगर इनके बीच एक ऑल आउट वॉर भी हो तो चाइना की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन उनकी ताकत बन सकती है। चीन में 2 करोड़ लोग सेना में भर्ती हो सकते हैं, वहीं अमेरिका में केवल 40 लाख लोग हैं जो सेना में शामिल हो सकते हैं। अगर हम दोनों के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को देखें तो चीन के पास 5000 टैंक्स हैं और अमेरिका के पास 4600 टैंक्स हैं। यानी दोनों देश यहाँ लगभग एक दूसरे के आसपास ही हैं। अगर हम हवाई ताकत की बात करें तो चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान है और अमेरिका के पास 1800 लड़ाकू विमान। चीन के पास सिर्फ 913 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि अमेरिका के पास 5700 हेलीकॉप्टर्स। एयरफोर्स के मामले में अमेरिका इसमें चीन से बहुत आगे। लेकिन जब नेवी की बात आती है तो आप चीन की असली ताकत देख सकते हैं। दोनों देशों के पास करीब 60 सबमरीन्स हैं, लेकिन चीन की टोटल नेवी फ्लीट 730 है और अमेरिका की 472 ही है। तो अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें, कहीं चीन आगे है तो कहीं अमेरिका। लेकिन अमेरिका परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ चुका है। चीन के पास 410 हथियार हैं, लेकिन अमेरिका के पास 12 गुना ज्यादा, यानी 5224 वॉरहेड्स। यहाँ पर अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन चीन के पास एक और गुप्त हथियार है, और वो है आज की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार, साइबर अटैक। लेकिन देखा जाए तो चीन और अमेरिका एक दूसरे से लगभग 11,300 किलोमीटर दूर हैं, और दुनिया भर में देखा गया है कि ज्यादातर वॉर बॉर्डर्स पे ही होती हैं, और अमेरिका और चीन तो कहीं भी बॉर्डर शेयर नहीं करते।
तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर ये लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी। ये वॉर अमेरिकन कॉन्टिनेंट या यूरोप में नहीं बल्कि वहां से दूर इंडो पैसिफिक में होने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि इंडो पैसिफिक वो रीजन है जहां दुनिया के बिजिएस्ट सी रूट्स हैं, जहां से आज 50% ट्रेड पास होता है। यहीं पर दुनिया के सबसे क्रूशियल चौक पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मैंडेब लोकेटेड हैं। इसके अलावा यहीं पर दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जैसे इंडिया और बाकी सारी एशियन कंट्रीज भी हैं। इसके साथ ही यहीं पर मैसिव रिसोर्सेज वाले अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, जिसके चलते ही चाइना आज यहां अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना और यूएस दोनों इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, इसलिए चाइना ने पीआरआई और यूएसए ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को इन रीजन्स में पुश किया था। इसके अलावा यूएसए का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक अलाई ताइवान भी यहाँ पर लोकेटेड है, जिसे चाइना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन यूएस के सपोर्ट के चलते आज तक वो इसे काबू नहीं कर पाया है। साथ ही यूएसए को हर बार न्यूक्लियर धमकी देने वाला नॉर्थ कोरिया भी यही है, जिसे चाइना का फुल सपोर्ट है। लेकिन इस इंडो पैसिफिक ओशियन में चाइना पहले से ही अपनी पकड़ मजबूत बना के बैठा है। अगर चीन अमेरिका पर हमला करना चाहता है तो चीन एक साथ 2 हमले करेगा। एक हमला ताइवान पर होगा और दूसरा हमला अमेरिका पर होगा। जैसे कि पहले भी बताया था कि अमेरिका पर चीन अपने सबसे पावरफुल हमला करेगा, जो है साइबर अटैक। उनके हैकर्स अमेरिका के डिफरेंट सिटीज के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, वाटर सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर हमला करेंगे, ताकि अमेरिका का ध्यान भटक जाए और अमेरिका ताइवान को सहायता नहीं दे पाए। ताइवान चीन के लिए अहम है दोस्तों, क्योंकि ये छोटा सा देश पैसिफिक ओशन में चीन की एंट्री को ब्लॉक करता है। जैसे कि हमने बताया कि नेवी बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके लिए यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। जापान और साउथ कोरिया में अमेरिका के 193 मिलिट्री बेसेस हैं। इसके अलावा जापान में 53,000 अमेरिकी सैनिक भी हैं। उनसे संपर्क तोड़ना चीन का पहला कदम होगा, यानी चीन सबसे पहले उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क पर हमला करेगा। इसके बाद अगला कदम उनका इस जगह रॉकेट्स फायर करना होगा। चीन के पास 4000 से ज्यादा मिसाइल्स हैं। इससे वो अमेरिका जहाजों को भी निशाना बना सकते हैं और साथ ही जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस में बने अमेरिका के मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया जा सकता है, ताकि अमेरिका यहां से पलटवार की योजना ना बना सके। लेकिन चीन को भी यहाँ बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन अटैक्स में सिविलियंस की भी जान को खतरा है। यानी कि अगर हमला करते वक्त आम नागरिक मर जाते हैं, फिर ये तीनों देश तुरंत चीन के दुश्मन बन जाएंगे। इसके साथ ही चाइना ने साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए हुए हैं। यहाँ वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस बनाता गया और यूएस देखता गया। इसके अलावा चाइना कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने में भी सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पर चाइना की पीआरआई स्ट्रैटेजी काम में आई है। इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में कोको आइलैंड, बांग्लादेश में चिट्टागोंग पोर्ट और ईस्ट अफ्रीका में जिबूती, डार ए सलाम रीजन, मोम्बासा और लामू जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। यूएस का ट्रेडिशनल अलाय पाकिस्तान आज चाइना का अलाय है और साथ में जिबूती में चाइना का ऑफिशियल मिलिट्री बेस भी है और म्यांमार में कोको आइलैंड में वो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग फैसिलिटी ऑपरेट करता है। इन ऑफिशियल फैसिलिटी के अलावा ऐसी खबर भी है कि चाइना धीरे धीरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी और डेड ट्रैप स्ट्रैटेजी के थ्रू कई और जगहों में बेसिस स्टैब्लिश करना चाहता है। इसके अलावा पिछले लगभग 20 सालों में चाइना ने गल्फ वॉर और इराक वॉर से लेसन लेते हुए खुद की स्ट्रैटेजी को काफी डेवलप किया है। वैसे यूएस के कई क्रूशियल मिलिट्री बेसेस इंडो पैसिफिक में, लेकिन रैंड कॉर्पोरेशन के हिसाब से ये मिलिट्री बेसेस ज्योग्राफिकली चाइना से काफी क्लोज हैं और इसलिए चाइना बेटर पोजीशन में इन्हें इजीली अटैक करने के लिए। अगर चीन के पास हैकर्स हैं तो अमेरिका के पास 2 सीक्रेट वेपन्स भी हैं। अमेरिका का पहला वेपन अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर के कारण अमेरिका एक महाशक्ति है और दुनिया भर में हर कंट्री डॉलर यूज ही करती है। इन अमेरिकी डॉलर के कारण अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगा सकता है। चीन के पास सब कुछ है, लेकिन तेल नहीं है। चीन अपना 19% तेल रूस से लेता है, पर बाकी सारा तेल उसका मिडिल ईस्ट से ही आता है, जहां अमेरिका का दबदबा वैसे ही बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिडिल ईस्ट देश अमेरिका के साथ आ गए तो प्रतिबंधों का चीन पर गहरा असर होगा। अमेरिका का दूसरा वेपन उसका नेटवर्क है। अमेरिका नेटो का हिस्सा है और नेटो के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि अगर कोई भी नेटो के सदस्य देश पर हमला करता है, इसका मतलब है पूरे नेटो पर हमला किया गया है। यानी अगर चीन अमेरिका पर हमला करता है तो एक तरह से ये युद्ध यूरोप के साथ भी लड़ा जाएगा। यानी यूरोपीय देश चीन के साथ अपना ट्रेड बंद कर देंगे। इसकी वजह से जैसे तैसे चीन कुछ महीनों तक तो बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको दिक्कतें आना निश्चित है।
वैसे इन सिचुएशन से बचने के लिए चीन पिछले 20 सालों से कई सारी प्लानिंग जरूर कर रहा है। वो अपने साथ के देशों के साथ युआन में ट्रेड करना चाहता है ताकि डॉलर का डोमिनेंस दुनिया में कम हो सके। लेकिन इतने सालों के प्रयास के बावजूद चीन वर्ल्ड ट्रेड के केवल 3% हिस्से पर ही अपना कब्जा कर पाया है। इस युद्ध में अमेरिका अकेला नहीं होगा। वैसे अमेरिका के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की नेवी भी जुड़ेगी और नेटो हमेशा समर्थन के लिए मौजूद है ही। इसके चलते 2-3 दिन में चीन को घेर लिया जाएगा और इस बीच ताइवान की सरकार चीन के हमले को टालने की कोशिश करेंगे ताकि चीन कब्जा ना कर सके। इसके साथ ही अमेरिका ने एक नई रणनीति और बनाई है, खासकर पिछले साल चीन के खिलाफ, जिसे रैपिड ड्रैगन कहा जाता है, जिसमें एक कार्गो एयरक्राफ्ट को बदला जा सकता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के एक वेपन कैरियर में। इससे ये कार्गो प्लेन्स बिग बॉम्बर्स में एकदम कन्वर्ट हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल परमाणु हमले के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा काफी जगह पब्लिश हुआ है कि चाइनीज मिलिट्री जो दिखाता है वो असल में है नहीं और चाइनीज मिलिट्री के कुछ हिडन वीकनेस है। सबसे पहला वीकनेस है पीपल्स लिबरेशन आर्मी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और लैक ऑफ रिफॉर्म्स। एक तरफ चाइना ने अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज तो किया, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म्स में वो काफी पीछे है, जिसके चलते उसे इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में काफी दिक्कतें आ सकती है। शी जिनपिंग ने 2015 में ही मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स की बात की थी, जो आउटडेटेड हैं और काफी ज्यादा करप्शन का शिकार हैं। इसके चलते पीएलए के जॉइंट एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होते हैं। पीएलए कई मिलिट्री रीजन्स में डिवाइडेड है। इसके अलावा पीएलए काफी ज्यादा मैन पावर चैलेंज फेस कर रही है, जिसके चलते उसके मिलिट्री पर्सोनल ज्यादा स्किल्ड और एजुकेटेड नहीं है और ये सब करप्शन की वजह से ही हो रहा है। शी जिनपिंग ने चाहे मिलिट्री रिफॉर्म्स की शुरुआत की हो, लेकिन इन रिफॉर्म्स का फाइनल माइलस्टोन 2049 है, जब पीएलए एक फुली मॉडर्नाइज्ड और वर्ल्ड क्लास फोर्स की तरह उभर सकेगी। लेकिन ये काफी लंबा समय है और ये रिफॉर्म्स कितने सक्सेसफुल होंगे ये भी अभी डाउटफुल है। ये थे आर्गुमेंट्स जो हमें यूएस और चाइना के पॉसिबल वॉर में जीत और हार की पॉसिबिलिटी को समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिस तरह के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर वेपन्स वाले हाईली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम आज हैं, वहां इन ग्रेट पावर्स के बीच वॉर ना ही हो तो इंसानियत के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये थी चीन और अमेरिका के बीच वॉर की पॉसिबिलिटीज। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।